अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सब फर्टिलिटी, जो कि 10 टीचर की गायनोकोलॉजी की बुक में चैप्टर नंबर है 7। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज़ सब फर्टिलिटी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके काजेज़ क्या हैं सब फर्टिलिटी के, इसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसमें सब फर्टिलिटी हम किसे कहते हैं। यह है कि जब भी कोई कपल फेल टू कंसीव कर लेता है आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, 12 मंथ्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, ये इसका की वर्ड है कि क्या है, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो 12 मंथ्स तक, उसके बाद भी कंसेप्शन ना हो तो तब हम उसे कहते हैं कि ये जो सब फर्टिलिटी हो गई है किसी कपल में। अब इसका इंसिडेंस देखें कि 1 in 7 कपल, 7 कपल में से एक कपल ऐसा होगा जो सब फर्टाइल होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल क्या होता है कि जो है एक हेल्दी कपल होता है उनका 18 to 20% जो हेल्दी कपल्स हैं, 18 to 20% वो क्या करते हैं कि सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही कंसीव कर लेते हैं। सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही उनकी कंसेप्शन हो जाती है। और जो 70% कपल हैं उनकी कब होती है, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ में क्या है कि कंसेप्शन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि 80% कपल्स की 12 मंथ्स में कंसेप्शन हो जाती है। और जो 24 मंथ्स में क्या है, 90% कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी 24 मंथ्स लग जाते हैं इनकी नेचुरल कंसेप्शन में। ठीक है, आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। इसके बाद आती है बात इसमें सब फर्टिलिटी की। तो सब फर्टिलिटी के काजेज़ हैं, फीमेल या मेल की एज हो सकती है, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग का फैक्टर हो सकता है, या फिर क्या है कि इंक्रीज BMI हो सकता है। इन फर्दर भी हम इसके डिटेल में बात कर लेते हैं काजेज़ के। तो हम बात कर लेते हैं काजेज़ ऑफ सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी के कौन कौन से कॉजेज़ मेजर हो सकते हैं, कॉजेज़ ऑफ सब फर्टिलिटी, कॉजेज़ ऑफ सब फर्टिलिटी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब हम फीमेल सब फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं फीमेल सब फर्टिलिटी। इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि अगर पेशेंट फीमेल जो है उसे पीकोस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है कि ओलिगोमेनोरी होते हैं अलॉन्ग विद एन एवोल्यूशन पीरियड के साथ। इसके अलावा क्या है कि हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनाडिज्म मीन्स कि हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से जो गुनेड्स हैं वो जो है वो कम बन रहे हैं, मीन्स कि GnRH कम प्रोड्यूस होगा। जब GnRH कम प्रोड्यूस होगा तो FSH और LH के लेवल्स भी कम हो जाएंगे। हाइपोथैलेमिक के लेवल पर हम लोगों ने देख ली कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पिट्यूटरी के लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मीन्स के इंक्रीज प्रोलैक्टिन हो सकता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है फीमेल को। इसके अलावा क्या है, अगर हम नीचे आए तो क्या है, थायराइड का कोई मसला हो सकता है, थायराइड की डिजीज़ हो सकती है। तो ये है हमारे पास ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, मीन्स के पीकोस का पेशेंट हो सकता है, या फिर हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनेडिज्म हो सकती है। पिट्यूटरी में अगर हम हैं तो इसमें क्या है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, और क्या है, थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स थे। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्यूबल प्रॉब्लम्स, फैलोपियन की जो ट्यूब है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेनली तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन में क्या है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ PID का पेशेंट हो सकता है, और उसमें क्या है कि ट्यूब्स में भी इन्फ्लेमेशन जा सकती है, ट्यूबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्लेमिडियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्लेमिडियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकती है, हाइड्रोसेल्पिंग्स मीन्स के फेलोपियन ट्यूब जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा वाटर अकोमुलेट हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा वाटर अकोमुलेट हो जाएगा तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब। इसके अलावा क्या है कि ये इसकी जो वॉल है वो थिकन हो जाती है, और उसके जो म्यूकोजा है, एपिथेलियल म्यूकोजा, वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट की कोई एब्डोमिनल या फिर पेल्विक सर्जरी हुई हो पहले, प्रीवियस पेल्विक या फिर एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, तो इसकी रीज़न क्या है कि जब कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें कोई एडहेरेंस बन सकते हैं जो कि क्या करती हैं, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकती हैं। तो थर्ड हमारे पास मेजर कॉज जो है फीमेल सब फर्टिलिटी की वो क्या है कि यूट्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यूट्राइन प्रॉब्लम्स में मेनली क्या है, फाइब्रॉइड्स का पेशेंट हो सकता है। फाइब्रॉइड जो हैं 3 टाइप्स के हो सकते हैं, इसमें क्या है, सब म्यूकोजल होते हैं, सब म्यूकोजल
इंट्राम्यूरल हो सकते हैं, इंट्राम्यूरल, या फिर क्या है कि सब सीरोजल हो सकते हैं, सब सीरोजल। तो जो हमारे पास म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन को इफेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन में डिफेक्ट पैदा कर लेते हैं, उसको इम्प्लांट ठीक से नहीं होने देते। और जो इंट्राम्यूरल होते हैं फाइब्रॉइड्स, ये क्या करते हैं कि जब इनका साइज़ जो है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर होता है, तो तब जाके ये प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम काज करते हैं। इसके अलावा जो सब सीरोजल होते हैं उनका बहुत कम इफेक्ट होता है, इनका लेस इफेक्ट होता है सब फर्टिलिटी के। एक तो हमारे पास काज हो गए यूट्राइन प्रॉब्लम में फाइब्रॉइड्स होते हैं, इसके अलावा क्या एंडोमेट्रियल पोलिप्स भी इसका काज हो सकते हैं। क्या है, एंडोमेट्रियल पोलिप्स, एंडोमेट्रियल पोलिप्स, पोलिप्स बन सकते हैं, या पोलिप कोई बन जाएगा तो वो भी क्या कर सकता है, इसकी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम काज कर सकता है, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम का सकता है। तो ये थे हमारे पास काजेज ऑफ सब फर्टिलिटी इन फीमेल। कौन कौन से थे, ओव्यूलेटरी थे, ट्यूबल थे एंड यूट्राइन प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मेल फैक्टर क्या, कैसे मेल में सब फर्टिलिटी के क्या क्या काज हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ मेल सब फर्टिलिटी, मेल सब फर्टिलिटी, तो उसमें मेनली क्या हो सकता है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनमें कोई डैमेज आ सकता है। क्या हो सकता है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं वो क्या है, डैमेज हो सकते हैं, नंबर 1 कॉज। इसके अलावा क्या है कि एपिडिडमस जो है वो डैमेज हो सकता है, एपिडिडमस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकती हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकती हैं। और इसके मेल फैक्टर में क्या है, ऑक्यूपेशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑक्यूपेशन से मुराद ये है कि अगर कोई पेशेंट मेल है, पेशेंट नहीं हम क्लाइंट ही बोलेंगे इन्हें, अगर कोई मेल है वो ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पर रेडिएशंस होती हैं, इसका एक्सपोजर केमिकल से हो रहा है, और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो स्पर्म की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम काज करते हैं, तो इसलिए ऑक्यूपेशन भी बहुत ज़रूरी है, आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। इसके अलावा कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मीन्स के क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा माइक्रो डिलीशन हो सकती है, माइक्रो डिलीशन ऑफ एजोस्पर्मिक फैक्टर, एजोस्पर्मिक फैक्टर जो है उसकी माइक्रो डिलीशन हो सकती है ऑन द वाई क्रोमोसोम, ऑन वाई क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जब इसकी माइक्रो डिलीशन होगी तो स्पर्म का जो काउंट है और मोटिलिटी दोनों इफेक्ट हो जाएंगे, स्पर्म की काउंट एंड मोटिलिटी दोनों कम हो जाएंगे, मोटिलिटी भी कम हो जाएगी और स्पर्म का काउंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। तो ये थे हमारे पास काजेज ऑफ मेल सब फर्टिलिटी। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन। जब हमारे पास कोई पेशेंट आया तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन अपने माइंड में रखने हैं, और ये आपका एक उसकी स्टेशन भी होता है, इसमें एक सिनेरियो दिया होता है और आपको बताया होता है कि आपने सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री लेनी है। तो हिस्ट्री के जो वो आपका जो स्टेशन वो ऑब्जर्व हो रहा होता है और आपने वो क्वेश्चन पेशेंट से पूछने होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने किन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पूछने हैं जिन पे फोकस करना है हमने ड्यूरिंग हिस्ट्री के। तो हम क्या करते हैं कि पहले पेशेंट की क्या है एज को माइंड में रखना है, क्योंकि फीमेल एज और मेल की एज दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। देखिए, अगर फीमेल की एज बहुत ज़्यादा हो गई, मीन्स के 35 से अबव हो गई, तो भी इसके कंसीव का जो चांस है वो कम हो जाता है, और ओवर 40 तो वैसे भी बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा लेंथ ऑफ द टाइम दे स्पेंड ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, मतलब वो कितने टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की, अगर उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी है या नहीं, उसमें कोइटल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे कि हमने बात की है कि अनप्रोटेक्टेड, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होना चाहिए। इसके अलावा ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है कि कोई रेडिएशंस या फिर उनका केमिकल से कोई एक्सपोजर ना हो रहा हो। इसके अलावा क्या है, गाइनोकोलॉजिकल हिस्ट्री में भी उनका मेंस्ट्रुअल, फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अगर वो इरेगुलर हो गया है और पेशेंट के माइंड में है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलर है, पहले मैं इसे रेगुलर कर लेती हूँ, उसके बाद कंसेप्शन हो जाएगी नॉर्मली, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेंसेस को रेगुलर करने के लिए वो जो मेडिकेशंस ले रही है उसमें क्या है कि कॉन्ट्रासेप्शन वाली मेडिसिन भी इंक्लूड होती है। मीन्स कि अगर हम COCP की बात करें, कंबाइंड हार्मोनल थेरेपी की, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के साथ साथ वो उसका काम जो है कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करना भी उसका काम है।
तो इसलिए हमने उसकी गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री भी बहुत डिटेल से लेनी है। इसके अलावा कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है पेशेंट में, कोई मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री हो सकती है। अगर सर्जिकल हिस्ट्री है तो उसमें ये हमने पूछना ज़रूरी है कि उनके कोई एडिहेंस वगैरह बन सकती हैं, तो ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम काज कर सकती हैं। प्रीवियस फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट मीन्स कि उन्होंने ट्रीटमेंट क्या लिया, ये हमने पूछना इसलिए हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पेशेंट ने पहले 1 साल से वो ट्रीटमेंट कर रही है और फिर हमने उसे अगेन वही मेडिसिन तो नहीं ना दे देनी, हमने उसे आल्टर करके मेडिसिन देनी है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, सर्वाइकल स्मेयर की हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि सर्वाइकल स्मेयर जो है, पैप स्मेयर जिसे हम कहते हैं, तो ये हम किसी भी मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए करवाते हैं। अगर 35 अगर एक्सट्रीम एज पे जा रही है कोई पेशेंट, तो उसके लिए सर्वाइकल स्मेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं कि सब फर्टिलिटी का काज हो सकते हैं, इसलिए हमने उनके बारे में बात करनी है। जब फिर हम एग्जामिनेशन में देखेंगे कि यूट्राइन कोई पैथोलॉजी वगैरह तो नहीं है, मीन्स के फाइब्राइड्स का पेशेंट हो सकता है, एडनेक्सल मैसेज हो सकते हैं, कोई भी मैस जो है वो मायोमेट्रियम वगैरह में या फिर एंडोमेट्रियम में कोई भी मैस प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, हाइट, वेट, मीन्स का हाइट और वेट हम इसलिए पूछते हैं कि हमने उसका BMI कैलकुलेट करना है। अगर वो ओबीज पेशेंट है तो ये भी उसके लिए एक काज है सब फर्टिलिटी की। अगर हम बात करें फीमेल फैक्टर में, मेल फैक्टर में हमने उसके भी एज पूछनी है, उससे लेंथ ऑफ द टाइम के मतलब कितने टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। इसके अलावा क्या है, कोई ये भी हमने पूछना होता है ज़रूरी कि उसकी फर्स्ट मैरिज है या फिर सेकंड मैरिज है। अक्सर पेशेंट आपके पास इस तरह के आते हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक की ऐसी हिस्ट्री होती है कि उनकी सेकंड मैरिज होती है, लेकिन उनके पहली मैरिज में कोई ना कोई चाइल्ड होता है, तो इसमें पता चल जाता है कि इसका जो पार्टनर है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसने तो पिछली प्रेगनेंसी में कंसीव किया है। तो मीन्स कि अगर एक फीमेल आई है और वो आपको हिस्ट्री देती है कि उसकी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो आपने उसकी ये सेकंड मैरिज है, तो आपको पता होना चाहिए। और हम उससे पूछेंगे कि उसके पहले कोई बच्चे हैं या नहीं। अगर उसके पहले चाइल्ड हैं तो हमें इससे पता चल सकता है कि फ़ीमेल तो नॉर्मल है, इसमें कोई मेल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी है। तो इन्वेस्टिगेशंस मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी है। ओके, मैं इन्वेस्टिगेशन आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ।